ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाते रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हो गया हूं कुछ डरावनी कहानियां लेके। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये घटना मुझे भेजी है मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है अरविंद मिश्रा। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में। मेरा नाम अरविंद मिश्रा है। ये बात है उस वक्त की जब मैं सिर्फ 12 साल का था। गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने दादा दादी के घर गया था और वहाँ पर जाकर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर मैं पहली बार अपने गांव में गया था और गांव का नज़ारा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। वहाँ की हरियाली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मेरे दादा दादी मुझसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और मैं भी। मैं अपने दादा दादी से ढेर सारी बातें कर रहा था और गांव में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं शहर के मुकाबले। लेकिन उस रात जब मैं अपने दादा दादी के साथ बात कर रहा था तो वक्त का कुछ पता ही नहीं चला और कब 11 बज गए मुझे खुद भी नहीं पता चला। और फिर आखिर में मेरे दादा दादी ने मुझसे कहा कि अब सो जाओ, अब सुबह बात करेंगे। मैंने भी हाँ में सर हिलाया और मैं सो गया। रात के तकरीबन 2 बजे मुझे टॉयलेट लगी और मैं टॉयलेट करने के लिए उठा। मैंने सोचा कि दादा दादी को परेशान करना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं खुद ही टॉयलेट करने के लिए चला गया। उस टाइम गांव में बाथरूम नहीं होते थे, खुले में जाना पड़ता था, जो कि काफ़ी शर्मिंदगी की बात थी। लेकिन क्या कर सकते थे, उस वक्त मैं सिर्फ बच्चा था। मैं घर से थोड़ी दूर एक झाड़ी वाले इलाके में चला गया और वहाँ टॉयलेट करने लगा। टॉयलेट करने के बाद मैं घर जाने के लिए वापस मुड़ा तो मुझे उस झाड़ी में कुछ हलचल नज़र आने लगी। पहले मुझे तो लगा कि कोई छोटा मोटा जानवर होगा, लेकिन वो हलचल धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैंने अपने कदम पीछे लेना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अचानक से उस झाड़ी से गुर्राने की आवाज़ आने लगी। जो कि बिल्कुल भी आम गुर्राने की आवाज़ नहीं थी, जो कि छोटे मोटे जानवरों की होती है। मैं धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे ले रहा था। तभी अचानक से मैंने उन झाड़ियों में 2 चमकती हुई आंखें देखी। वो चमकती हुई आंखें काफ़ी ज़्यादा दिखने में डरावनी थी, जिन्हें देखकर मैं अपने घर की तरफ भागा और घर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी मुझे किसी के भारी भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई भारी भारी कदमों के साथ दरवाजे के पास आ रहा है। और फिर मैंने दरवाजे पर कान लगाए तो मुझे वही गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से मेरे कंधों पे किसी ने हाथ रखा और मैं डर कर अचानक से चीख पड़ा। और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे कंधे पे हाथ और किसी ने नहीं, मेरे दादाजी ने रखा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। मैंने उन्हें सारी बातें बताई तो मेरे दादाजी ने कहा कि दरवाज़ा खोलो। मैंने तुरंत मना कर दिया कि कोई अजीब सा जीव है जो कि बाहर घूम रहा है। मेरे दादाजी ने मुझे दरवाजे से दूर हटाया। मैं अपने दादाजी को दरवाज़ा खोलने के लिए मना कर रहा था, लेकिन मेरे दादाजी नहीं माने और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे अंदर रहने के लिए कहा और खुद एक लाठी लेकर बाहर चले गए और आसपास देखने लगे। उन्होंने चारों तरफ देखा और कहा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं ये देखकर हैरान हो गया था कि आखिर वो जीव चला कहाँ गया। मेरे दादाजी ने मुझे जाकर वहाँ पर सो जाने के लिए कहा और मैं भी पूरी रात सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे उस रात नींद नहीं आई। मैं उसी अजीब से दिखने वाले क्रिएचर के बारे में सोच रहा था। उसकी चमकती हुई आंखें और विशालकाय कद किसी राक्षस से कम नहीं था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरा क्या हाल होता, कि वो आखिर गया
तो गया कहाँ। उस घटना ने मेरे दिमाग पे काफ़ी गहरा असर छोड़ा था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिनों तक रात के वक्त सपने में वही क्रिएचर नज़र आता था। और जब भी मैं सोता था तो एक ना एक बार वो कुर्राने की आवाज़ मेरे कानों में ज़रूर गूंजती थी। ये जो अगली घटना है ये भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर अरविंद मिश्रा ने भेजी है, तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में। कई दिनों तक मुझे उसी घटना ने सताया, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाल के रखा। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और फिर तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा मैंने खोला, लेकिन दरवाज़ा खोल के मैंने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं घर के बाहर निकला और आसपास नज़र घुमाने लगा कि आखिर दरवाज़ा किसने खटखटाया है। तभी मुझे घर से दूर एक आदमी नज़र आया जो कि मुझे हाथ से इशारा करके अपने पास बुला रहा था। और जब मैंने उसको हाथ से इशारा करते हुए देखा तो मुझे लगा कि शायद कोई ज़रूरी बात है। उस टाइम बच्चा था, अकल नहीं थी और मैं चला भी गया। जब मैं उस आदमी के पास गया तो वो मुझे घूरने लगा। मुझे पहले तो बहुत अजीब लगा। मैंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? जिसके जवाब में वो मुझे देखने लगा और उसने मुझसे कहा कि तुम इस गांव के तो नहीं हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने दादा दादी के घर आया हूँ। फिर उसे आदमी ने मुझसे कहा मेरे पापा का नाम लेकर कि क्या तुम उनके बेटे हो? तुम्हारे पापा और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। बचपन में मैं और तुम्हारे पापा पूरा दिन खेला करते थे। मुझे ये बातें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी कि रात के वक्त ये आदमी यहाँ खड़ा क्यों है और मुझसे ऐसी बातें क्यों कह रहा है। और अगर वो मेरे पापा का दोस्त है तो ये सब तो वो सुबह आकर मुझसे पूछ सकता था और मुझसे ये सब बातें कर सकता था, लेकिन रात के वक्त मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। वो मुझसे काफ़ी अजीब अजीब बातें करने लगा और मुझे देखकर हंसे जा रहा था, जो कि काफ़ी अजीब लग रहा था मेरे को। मैंने उस आदमी से कहा कि अब मैं चलता हूँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करेंगे। और फिर मैं अपने घर की ओर मुड़ा। तभी अचानक से मेरे दादाजी बाहर आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है। और मैंने उन्हें सारी बातें बताई। मैंने उनसे कहा कि यह आदमी मेरे को हाथ से इशारा करके अपने पास बुला रहा था। मुझे लगा कि कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। लेकिन तभी दादाजी ने मुझसे कहा क्या हो गया है तुझे? वहाँ तो कोई है ही नहीं। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सच में कोई नहीं था। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि भागते हुए दादाजी के गले लग गया और मैंने उनसे कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी अभी एक आदमी को यहाँ पर देखा था और वो मुझसे बातें कर रहा था। मेरे दादाजी ने मुझे घर के अंदर जाने के लिए कहा और अगली सुबह मुझे एक फ़ोटो दिखाई और उन्होंने मुझसे पूछा क्या यही वो आदमी था? मैंने कहा हाँ, ये वही आदमी था जो कि मुझसे रात में बातें कर रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मेरे दादाजी ने हाँ में सर हिलाया और कुछ बोला नहीं। मैंने उनसे पूछा कि कौन है ये आदमी, तो मेरे दादाजी ने उस आदमी का नाम बताया और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा और ये काफ़ी अच्छे दोस्त थे। फिर मैंने अपने दादाजी से कहा कि इनकी बातें और व्यवहार काफ़ी ज़्यादा अजीब था। मेरे दादाजी ने फिर से हाँ में सर हिलाया और दोपहर के वक्त मेरे घर के सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे और मैं उन बच्चों के पास गया और उस आदमी का नाम लेकर मैंने पूछा कि वो आदमी यहीं आसपास का है, जिसके जवाब में उन बच्चों ने कहा कि कौन वो? तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, उसकी मौत तो कई सालों पहले ही हो गई है। यहीं पर तुम्हारे घर से दूर थोड़ा सा उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत वहीं हो गई थी। मैंने जब ये बातें सुनी मेरे सर से पसीना टपकने लगा और मैंने एक बात तो ज़रूर गांठ बांध ली थी कि कुछ भी हो जाए रात के वक्त
बिना दादा दादी की इजाज़त के मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। रॉबर्ट के फादर की मौत कुछ ही दिनों पहले हुई थी। उनकी मौत काफ़ी रहस्यमय तरीके से हुई थी। उनके शरीर में एक भी खून की बूंद नहीं बची थी। लेकिन रॉबर्ट को अपने फादर की मौत का कोई गम नहीं था, बल्कि उसे खुशी थी, क्योंकि अब उसे प्रॉपर्टी मिलने वाली थी अपने फादर की। लेकिन उसे एक बात खल रही थी। उसका एक भाई था और दोनों में प्रॉपर्टी डिवाइड होने वाली थी, और ये बात रॉबर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। रॉबर्ट यही सोच रहा था कि आखिर पूरी प्रॉपर्टी को अपना कैसे बनाया जाए। वो रात के वक्त ड्रिंक कर रहा था और इसी के बारे में सोच रहा था कि कैसे ना कैसे करके सारी प्रॉपर्टी उसे अपने नाम करनी है। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसे इतना तो समझ आ गया था, अगर उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए तो फिर उसे अपने भाई को रास्ते से हटाना होगा। और पैसों की लालच में रॉबर्ट इतना अंधा हो गया था कि उसे अपने भाई को जान से मारने में भी कोई परहेज नहीं थी। उसका भाई एक दूसरे शहर में रहता था। उसका भाई जिस शहर में रहता था वो आम शहर नहीं था, वो थोड़ा सा अलग शहर था। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब माने जाते थे। लेकिन रॉबर्ट को तो सिर्फ अपना एक काम करना था, और उसे पूरे शहर से क्या मतलब। रॉबर्ट निकल गया अगले ही दिन उस शहर की तरफ। जब रॉबर्ट वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वो शहर सिर्फ नाम का शहर है। उसके जगह जगह पर जंगल है, और वो शहर भी काफ़ी ज़्यादा अजीब था। उसने देखा कि एक सुनसान जगह पर एक बार है, और बार को देखकर वो कंट्रोल नहीं कर पाया और चला गया पीने के लिए उस बार में। बार में वो एक चेयर पर बैठ गया, और जब वो चेयर पर बैठा तो वेटर वहाँ पर आया और उसने पूछा कि आप क्या लेंगे। रॉबर्ट ने अपना ऑर्डर दिया और दारू पीने लगा। दारू पीते पीते काफ़ी रात हो गई, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा नशे में हो गया। उस बार से सारे कस्टमर जा चुके थे। रॉबर्ट अकेला वहीं बैठा हुआ था। तभी अचानक से वहाँ वेटर आया, और वेटर ने कहा कि सर, बार बंद करने का वक्त हो गया है, अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। रॉबर्ट ने घड़ी देखी और रात के 8 बजे थे। रॉबर्ट ने उस वेटर से कहा, ये कैसा बार है, रात के 8 बजे ही बंद कर रहे हो? अरे, बिजनेस करने बैठे हो तो रात रात भर खोलो, ऐसे तुम्हारा ये बार नहीं चलने वाला। वेटर ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि सॉरी सर, बट ये मेरा बार नहीं है, मैं खुद यहाँ नौकरी करता हूँ, जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं मैं वही कर रहा हूँ। और रॉबर्ट वहाँ से उठकर चला गया। रॉबर्ट अपने भाई के घर पहुँचा, और फिर दरवाज़ा नॉक करने के बाद रॉबर्ट के भाई ने दरवाज़ा खोला, और रॉबर्ट को देखकर वो काफ़ी खुश हुआ। रॉबर्ट के भाई ने रॉबर्ट से उसके हाल चाल पूछे, और रॉबर्ट ने हाँ हाँ में जवाब दिए। वो दोनों रूम के अंदर बैठ गए और बातें करने लगे। रॉबर्ट के भाई को गन्स का बहुत शौक था, और ये बात रॉबर्ट को काफ़ी अच्छी तरह से पता थी। रॉबर्ट ने एक गन निकाली और अपने भाई को दिखाते हुए कहा कि ये देख, ये काफ़ी एडवांस लेवल की गन है। जब ये फायर करती है तो उसकी जो नली है उसमें एक अलग सा फंक्शन लगाया गया है, जिसकी वजह से आवाज़ ना के बराबर होती है। अभी तो फ़िलहाल खाली है, ये देख। रॉबर्ट का भाई उस गन को देखने लगा, और वो गन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। रॉबर्ट के भाई ने उस नली के अंदर देखा और रॉबर्ट से पूछा, गन खाली है ना? जिसके जवाब में रॉबर्ट ने कहा, हाँ गन खाली है। और फिर रॉबर्ट के भाई ने बिना कुछ सोचे समझे ही उस नली के अंदर का मैकेनिज्म देखने के लिए गन को फायर कर दिया। लेकिन वो गन लोडेड थी। ट्रिगर दबने की वजह से तुरंत गोली चल गई, और वो गोली सीधा रॉबर्ट के भाई के सर के आर पार हो गई, और रॉबर्ट का काम हो गया। रॉबर्ट उठा और हंसने लगा। उसने कहा, बेवकूफ़ कहीं का, ज़रूरत से ज़्यादा ही भरोसा कर रहा था मेरे पे। चलो अब सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई। उसने पुलिस को कॉल किया, और फिर
पुलिस वहाँ कुछ ही देर में आ गई। पुलिस वालों ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था। तो फिर रॉबर्ट ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो अपने भाई से मिलने के लिए दूसरे शहर से आज आया था और दरवाज़ा मैंने नॉक किया तो कोई जवाब नहीं आया, और फिर दरवाज़ा मैंने खटखटाया काफ़ी देर तक, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरन मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया, और जब मैंने देखा तो अंदर मेरा भाई इस हालत में था। पुलिस वालों ने छानबीन की और जो बंदूक थी उस पर उंगलियों के निशान चेक किए, और वो उंगली के निशान रॉबर्ट के भाई के ही थे। पुलिस वालों ने सुसाइड का केस बनाकर केस को क्लोज कर दिया, क्योंकि उनकी नज़रों में रॉबर्ट के भाई ने खुद को ही गोली मारी थी और सुसाइड कर लिया था, और रॉबर्ट बिना किसी मुसीबत के वहाँ से निकल गया। वो अपने घर जा रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, हो भी क्यों ना सारी प्रॉपर्टी उसके नाम जो हो गई थी, और वो अपने घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि जिस बार पे वो बैठा था वो अभी भी खुला हुआ है, और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। वो वापस से उस बार में गया और फिर उसने पीने का मन बना लिया। उसने पहले से ही पी रखी थी, लेकिन अब उसे और पीनी थी। वहाँ पर वेटर आया, लेकिन इस बार वेटर बदला हुआ था। रॉबर्ट ने उस वेटर को ऑर्डर किया, लेकिन उस वेटर ने कहा, सॉरी सर, यहाँ वो नहीं मिलता जो आप मांग रहे हैं, यहाँ अलग चीज मिलती है। रॉबर्ट हैरान हो गया और उसने कहा कि मैं बार में दारू नहीं मिलती तो क्या मिलता है? शरबत हैं? दिल जा दारू लेकर आ, मजाक करने बैठा है मेरे साथ। और तुम तो ये बार बंद कर रहे थे ना, मुझे तो यही कह के भेज दिया और अभी भी बार खोल के बैठे हो। सब समझता हूँ, एक फोन किया ना, ये तुम्हारा पूरा बार बंद हो जाएगा। वो वेटर हंसने लगा और वहाँ जितने भी लोग थे सब हंसने लगे, और सारे एक साथ खड़े हुए और सब रॉबर्ट की तरफ बढ़ने लगे। रॉबर्ट ने जब सबको अपने पास आते देखा तो रॉबर्ट ने पूछा, अबे मेरे पास क्यों आ रहे हो? हैं? क्या चाहिए? और वो सारे लोग हंसने लगे, और रॉबर्ट ने उन लोगों के दांत देखे तो उनके दांत बिल्कुल वैम्पायर जैसे थे, और रॉबर्ट को समझ आ गया कि शहर के लोगों को अजीब क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के कई लोग वैम्पायर हैं, और रॉबर्ट अभी जिन लोगों के बीच था वो सारे लोग वैम्पायर थे। तभी उन लोगों के बीच से रॉबर्ट का भाई भी निकला, और रॉबर्ट को पता चला कि रॉबर्ट की गोली से उसका भाई नहीं मरा, क्योंकि रॉबर्ट का भाई भी खुद एक वैम्पायर है, और उन सारे वैम्पायर्स ने मिलकर रॉबर्ट का सारा खून पी लिया और रॉबर्ट की मौत हो गई। अलेक्जेंडर एक बहुत गरीब पेंटर था, जो कि पेंटिंग करके रोड के किनारे उन पेंटिंग्स को बेचकर अपना गुजारा किया करता था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी गरीबी में बीतती थी और वो काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से परेशान रहता था, लेकिन वो हमेशा पेंटिंग्स बनाकर रोड्स के साइड पे बेचता था और अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता था। एक दिन अलेक्जेंडर ने बहुत मेहनत के बाद 6 महीने लगाकर एक पेंटिंग को तैयार किया, और अलेक्जेंडर को वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। अलेक्जेंडर को लगा था कि इस पेंटिंग को बेचकर उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा, बस कोई उसकी कीमत को समझने वाला इंसान अलेक्जेंडर को मिल जाए। अलेक्जेंडर अपनी 6 महीने की मेहनत से बनाई हुई इस पेंटिंग को लेकर रोड साइड पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा अपने ग्राहकों का कि कोई तो खरीद ले। तभी वहाँ पर एक बिजनेसमैन आया, और उस बिजनेसमैन ने उस पेंटिंग को देखा और उस पेंटिंग को देखकर बोला,
ये पेंटिंग तुम्हारी है, तुमने बनाई है? जिसके जवाब में अलेक्जेंडर खड़ा हुआ और हाँ में सर हिलाने लगा। उस बिजनेसमैन ने कहा, कितने में बेचोगे इसको? और अलेक्जेंडर ने थोड़ा सोचा और अपने 6 महीने की मेहनत की कीमत उसने $800 लगाई। और जब बिजनेसमैन ने ये बात सुनी तब वो हंसने लगा। उसने कहा, $800 इस पेंटिंग की? तेरा दिमाग खराब है क्या? इस पेंटिंग में इतना कुछ खास भी है जो तू $800 मांग रहा है इसके? अगर कोई तेरे को इसके अगर $300 भी दे देना तो ना मेरे से तू $10,000 ले लियो। कोई भी तेरे को इसके $300 भी नहीं देगा और तू $800 मांग रहा है। इस पेंटिंग में क्या खास है? मुझे गिनवा जरा, गिनवा मुझे। और अलेक्जेंडर का मुंह उतर गया। उस बिजनेसमैन ने अलेक्जेंडर की पेंटिंग की इतनी बुराई करी कि अलेक्जेंडर ने भी मान लिया कि उसकी पेंटिंग सच में बुरी है। और फिर उस बिजनेसमैन ने कहा, चल तू अब उदास ना हो, और भी पेंटिंग्स बना। इस पेंटिंग के मैं तुझे $400 दे रहा हूँ और इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। बोल, मंजूर है? अलेक्जेंडर इतना ज़्यादा टूट गया था कि उसे $400 भी ठीक लगने लगे। और फिर उस बिजनेसमैन ने उस अलेक्जेंडर को $400 दिए और उस पेंटिंग को लेकर वहाँ से चला गया। अगले ही दिन अलेक्जेंडर अपने घर में बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते तभी अचानक से एक चैनल पे उसने देखा कि वही बिजनेसमैन अलेक्जेंडर की बनाई हुई पेंटिंग का ऑक्शन कर रहा है और उसकी पेंटिंग $1 मिलियन में बिकी। ये देखकर अलेक्जेंडर की आंखें बाहर सी आ गई और उसने अपना सर पकड़ लिया कि उसने उस पेंटिंग को $400 में बेचा और इस आदमी ने उसे $1 मिलियन में बेच दिया। अलेक्जेंडर ने उस बिजनेसमैन के बारे में पता लगाया और उसके ऑफिस के बाहर जाके खड़ा हो गया और उस बिजनेसमैन के पास जाकर बोला कि सर मैं बहुत करीब हूँ सर, मैंने 6 महीने लगाकर वो पेंटिंग बनाई थी सर, आपने उसे $1 मिलियन में बेचा। मैं आपसे $1 मिलियन नहीं मांग रहा। आप सर मुझे सिर्फ $50,000 दे दो, मैं खुश हूँ उतने में, मैं बहुत करीब हूँ सर, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी सर, असली कीमत तो नहीं सही, कम से कम $50,000 दे दीजिए सर, आपके पास फिर भी बहुत पैसा बचेगा। जिसके जवाब में वो बिजनेसमैन हंसने लगा और उसने कहा कि $50,000? मैं पेड़ पे उगते हैं क्या पैसे? और एक बात बता, वो पेंटिंग तेरी कैसे हो गई? मैंने उसे तो खरीद लिया था, तो उस पेंटिंग में तेरा हक क्या है? और मैं उसे $10 में बेचूं या $1 मिलियन में, वो तो मेरी कमाई हुई ना। अलेक्जेंडर की आंखों में आंसू आ गए और अलेक्जेंडर ने कहा, सर ये गलत है सर, ऐसा मत करिए सर। जिसके जवाब में उस बिजनेसमैन ने कहा कि हाँ गलत है, जो करना है कर ले, जा। अलेक्जेंडर रोते हुए अपने घर पहुंचा और यही सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए। अलेक्जेंडर अपने गांव में गया और अपने गांव के एक मशहूर बाबा के पास गया और रोते रोते उसने उन बाबा से कहा कि बाबा, मैंने 6 महीने लगाकर एक पेंटिंग बनाई थी, आप जानते ही हैं मैं पेंटिंग बनाकर रोडों के किनारे बेचकर जैसे तैसे गुजारा करता हूँ, लेकिन एक आदमी ने मुझे ठग लिया और मेरी पेंटिंग को सिर्फ $400 में खरीद के उसे $1 मिलियन में बेच दिया और मैं उससे कुछ पैसे मांग रहा हूँ तो वो मुझे बेइज्जत करके भगा रहा है, मैं क्या करूँ? जिसके जवाब में उस बाबा ने कहा कि गलती तुम्हारी भी है, तुम उसकी बातों में क्यों आए? अगर उसने तुम्हारी चीज़ों का मजाक उड़ाया तो तुमने उसे सीरियसली लिया ही क्यों? अगर तुमने किसी काम को मेहनत से किया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ख़राब हो जाए, लेकिन तुमने खुद से ज़्यादा उस आदमी की बातों पे भरोसा किया और उस आदमी ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। अलेक्जेंडर ने फिर रोते हुए कहा,
हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? उस बाबा ने अलेक्जेंडर के सर पे हाथ रखा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, अपनी कला का सही से उपयोग करो। और ये कहकर उस बाबा ने अलेक्जेंडर को घर भेज दिया। और जब अलेक्जेंडर वहाँ से जा रहा था तभी उस बाबा ने कहा कि अलेक्जेंडर, अब तुम जो भी पेंटिंग बनाओगे और जिसकी भी बनाओगे, उस पेंटिंग के बनने के बाद अगर उस पेंटिंग को जो भी नुकसान पहुँचेगा वो नुकसान उस चीज़ को भी पहुँचेगा जिसकी तुमने पेंटिंग बनाई है। और अलेक्जेंडर ये बात सुनता है और अपने घर जाता है और ख़ुद की एक पेंटिंग बनाता है और टेस्ट करने के लिए अपने हाथ पर एक छोटी सी चोट का निशान बनाता है। लेकिन 10 मिनट तक कुछ नहीं होता और फिर अलेक्जेंडर निराश हो जाता है और सोने के लिए अपने कमरे में जा ही रहा होता है, तभी किसी चीज़ से उसका पैर अड़ जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है और ठीक वहीं पर एक चोट लग जाती है जहां अलेक्जेंडर ने अपनी पेंटिंग पे निशान बनाया था। अलेक्जेंडर समझ जाता है कि बाबा ने सच कहा था और फिर अलेक्जेंडर उस बिजनेसमैन की एक पेंटिंग बनाता है और फिर उस पेंटिंग को लेकर उस बिजनेसमैन के घर जाता है और उस बिजनेसमैन से कहता है कि देखो, मैंने तुमसे प्यार से बात कर ली, लेकिन अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब उस बिजनेसमैन ने ये बात सुनी तो वो हंसने लगा और उसने कहा, क्या कर लेगा तू? हाँ, क्या कर लेगा? और जब अलेक्जेंडर ने यह बात सुनी तो उसने उस बिजनेसमैन की पेंटिंग को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और वो पेंटिंग ज़मीन पर जाकर गिरी और अलेक्जेंडर सीढ़ियों से नीचे उतरकर जाने लगा। तभी वहाँ पर उस बिजनेसमैन की वाइफ आ गई और वो बिजनेसमैन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसका पैर स्लिप हो गया और वो भी सीढ़ियों से काफ़ी बुरी तरह से गिर गया और सीढ़ियों से गिरते ही उसकी मौत हो गई। उस बिजनेसमैन की वाइफ वहीं पर खड़ी थी, लेकिन उसके लिए तो इस चीज़ का सिर्फ एक यही मतलब था कि उसके हस्बैंड सीढ़ी से उतर रहे थे और उनका पैर स्लिप हो गया और गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर वहाँ से बिना किसी दिक्कत के निकल गया। लेकिन एक चीज़ थी जो अलेक्जेंडर को पसंद आ गई थी और वो चीज़ थी उस बिजनेसमैन की वाइफ। अलेक्जेंडर उस वक्त वहाँ से चला गया और उसने अपनी पेंटिंग को एक तिजोरी में बंद कर दिया ताकि उसकी पेंटिंग को कोई भी नुकसान ना पहुँच सके, क्योंकि उसे भी पता था अगर उसकी पेंटिंग को कुछ नुकसान पहुँचा तो वही नुकसान अलेक्जेंडर को भी पहुँचेगा। और फिर उसने उस बिजनेसमैन की वाइफ की भी एक पेंटिंग बनाई और उसे लेकर बिजनेसमैन की वाइफ के पास गया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। बिजनेसमैन की वाइफ ने अलेक्जेंडर को दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन फिर अलेक्जेंडर उस बिजनेसमैन की वाइफ की पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने लगा, जिससे उस बिजनेसमैन की वाइफ को भी दर्द हो रहा था और ब्लैकमेलिंग करता हुआ अलेक्जेंडर उस बिजनेसमैन की वाइफ के करीब आ रहा था और उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। बिजनेसमैन की वाइफ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी, वो मजबूर थी और अलेक्जेंडर ज़्यादा कुछ कर पाता उससे पहले ही उसकी सांसें रुकने लगी। फिर अलेक्जेंडर को ध्यान आया कि तिजोरी में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर भी सांस नहीं ले पा रहा है। वो भागता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन सांस ना लेने की वजह से कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई।